हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हैं, हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका ये 4th वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे या फिर आप वीडियो की लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अभी तक हम कर चुके हैं कि सेल क्या है, सेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सेल कैसे बनता है, या सेल के हर पार्ट का काम क्या है। तो अभी तक हम ये सब कर चुके हैं। हम सेल के अलग अलग पार्ट्स कर रहे थे। जैसे हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, और अभी हम यहाँ तक पढ़ चुके थे जहाँ पे हमें बताया गया था कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे ऑलमोस्ट कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है इसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए भी होता है, जिसे कि डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं या जो डीएनए होता है वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे आपके जो सेल है उसकी फॉर्म कैसी होगी, वो कैसा बनेगा, कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, कब मैच्योर होगा, ये डीएनए ही डिसाइड करता है। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो सेल है जब भी ये डिवाइड होना होता है तो जो क्रोमेटिन होता है वो ऑर्गेनाइज होता है और आगे क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। तो अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेलुलर रिप्रोडक्शन। मतलब जो एक सेल का न्यूक्लियस होता है, जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है, वो सेल के आगे बढ़ने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स अ टू सेल। मतलब वो उस प्रोसेस में काफ़ी सहायता करता है जिसमें वो जो सिंगल सेल है वो डिवाइड हो जाता है और आगे 2 नए सेल बनाता है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट इन डिटर्मिनिंग द वे द सेल विल डेवलप। मतलब इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो इस बात को भी डिसाइड करता है कि बाहरी इन्वायरमेंट में रहते हुए जो सेल है वो किस तरह से बढ़ेगा एंड व्हाट फॉर्म इट विल एग्जिबिट। और इसके अलावा वो कौन सा आकार लेगा एट मैच्योरिटी, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसका पूरी डेवलपमेंट हो जाएगी, तो जो सेल है वो कौन सा आकार लेगा ये भी न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। एंड दस बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। और ऐसा करने के लिए मतलब अलग इन सब कामों के लिए जो न्यूक्लियस है वही जो सेल के बीच में केमिकल है उनको अलग अलग काम देता है, जो उनकी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही निर्धारित करता है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। मतलब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है बैक्टीरिया की, तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, उनमें जो न्यूक्लियस होता है वो कभी उसको हम मतलब फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है, वो एब्सेंट होती है, तो उस वजह से ऐसा होता है। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो न्यूक्लियस है उसका रीजन डिफाइंड नहीं होता, या न्यूक्लियस की जो वॉल्स हैं वो नहीं प्रेजेंट होती, उनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स ही होते हैं एंड इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। और इसके इन ऐसे सेल में जहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसकी वॉल्स ना हो, उस सेल के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सच ऑर्गेनिजम्स हुज सेल लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोक्रियोट्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके जो सेल्स होते हैं उनकी न्यूक्लियस वॉल नहीं होती, उन ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स का नाम दिया जाता है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी एंड कैरियोट मीन्स कार्योन दैट इज न्यूक्लियस। मतलब प्राइमरी न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स विद द सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। मतलब वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनके जो सेल्स हैं उसकी न्यूक्लियस वॉल्स होती हैं उन्हें हम यूकैरियोट्स का नाम देते हैं। प्रीक्रियोटिक सेल्स ऑल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज। मतलब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें और भी जो हमारे सेल के सेंटर के काम करने वाले ऑर्गन्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं।
उसमें जो हमने पहले पढ़ा कि मतलब ऐसे वाले सेल्स जिनकी न्यूक्लियर बाउंड्रीज नहीं होती, उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज मतलब और बाकी काम करने वाले कुछ ऑर्गन्स भी मिसिंग होते हैं, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। मैनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ सच ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो इन केसेस में क्या होता है, अब जो ऑर्गन्स ही नहीं है तो जो सेल का बाहरी स्ट्रक्चर है उसके बाकी पार्ट्स को ही वो काम करना पड़ता है, जो कि एक न्यूक्लियस की वॉल्स वाले सेल्स करते हैं। उनका जो काम है वो बाकी के बाहर के पार्ट से कंप्लीट करते हैं। द क्लोरोफिल in photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with the membranous cells but not with the plastids as in eukaryotic cell। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है कि जो फोटोसिंथेटिक पर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उसके केस में जो क्लोरोफिल है वो मेम्ब्रेन विसाइल्स मतलब उसमें कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपने अंदर रखते हैं, परंतु जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं मतलब वो सेल्स जिनमें बाउंड्री न्यूक्लियस की बाउंड्री वॉल होती है, उनमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें सॉरी जो क्लोरोफिल होता है वो उनकी न्यूक्लियस जो है वो खुद मेंटेन करता है कि कहाँ पे क्लोरोफिल को रखा जाएगा और उसे कहाँ से काम करवाया जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। When we look at the temporary mounts of the onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane। मतलब जब भी हम किसी जो प्याज का छिलका हमने छीला था वो, या फिर जो इंसानी गाल के अंदर से हमने स्किन के सेल्स लिए थे, उसमें अगर हम देखें ध्यान से तो हम देखते हैं कि लार्ज रीजन ऑफ ईच सेल इज इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। तो हम देखेंगे कि जो हर सेल है उसके बाहर का एक बहुत बड़ा एरिया है जो सेल की बाहरी दीवार कवर करती है। दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्टेन। ये जो एरिया होता है या ये जो जगह होती है इसमें बहुत कम दाग धब्बे दिखते हैं। इट इज़ कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। इसी को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का लिक्विड है। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज। इसके अलावा इसमें सेल के बहुत काम करने वाले ऑर्गन्स भी होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। तो जितने भी ये ऑर्गेनेलीज हैं या ये जो पार्ट्स हैं ये सब सेल के कुछ खास काम करते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं ये भी एक बाहरी कवर से ढके होते हैं या इनकी भी एक बाहरी दीवार होती है। इन प्रोकैरियोटिक बिसाइड द एब्सेंस ऑफ द डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर ऑल्सो एब्सेंट। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें एक तो जो न्यूक्लियस है उसकी बाहरी वॉल नहीं होती, इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी नहीं होते। On the other hand, in eukaryotic cells, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as the membrane enclosed organelles। मतलब ऐसे सेल जिसकी जो न्यूक्लियस है उसकी वॉल होती है तो उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस जो होता है उसकी बाहरी वॉल भी होती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी भी बाहरी वॉल्स होती हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ वायरस। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं या इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो हम वायरसेस से देख सकते हैं। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जो वायरसेस होते हैं उनमें किसी भी तरह की बाउंड्री वॉल्स उनके सेल्स में नहीं होती, इसी वजह से वो जिंदा होने के जो खास विशेष गुण पाए जाते हैं किसी चीज़ के जिंदा होने में वो उनमें नहीं पाए जाते। अनटिल तब तक ऐसा होता है अनटिल दे एंटर द लिविंग बॉडी, जब तक कि वो किसी जीवित बॉडी में न घुस जाएं एंड यूज इट्स सेल मशीनरी टू मल्टीप्लाई, और उसी की सेल मशीनरी को वो आगे बढ़ने के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑर्गेनेलीज। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज क्या हैं। एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट
Every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. मतलब हर जो सेल है उसकी अपनी एक वॉल है ताकि वो उसे और उसकी बीच की चीज़ों को आपस में वहाँ से दूर रख। जो सेल है, हर सेल की अपनी एक वॉल है, वो जो हर सेल की अपनी एक वॉल है जिसकी वजह से वो जो सेल है वो अपने कंटेंट्स को बाकी सेल्स और बाहरी इन्वायरमेंट से अलग रखता है। द Large and complex cells include cells from the multicellular organisms need a lot of chemical activities to support their complicated structure. मतलब जो बड़े होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं उनको बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ करनी होती हैं जिसकी वजह से क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use the membrane-bound little structures within themselves. ये जो बड़ी आकार के सेल्स होते हैं ताकि ये अपने काम को अच्छे से कर पाएँ, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट कर पाएँ, इसके लिए वो अपनी जो उनकी बाउंड्री वॉल्स होती हैं उसके बीच में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं या जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज का नाम देते हैं वो उनको अलग अलग काम सौंप देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, और यही एक ऐसी विशेषता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स, और इसी की वजह से वो प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इस तरह की ये जो ऑर्गेनेलीज हैं या जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन। अब जैसा कि हमने न्यूक्लियस के बारे में पीछे पढ़ा है, सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस की, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्गी अपरेटस क्या है, लाइजोसोम्स हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए या फिर वैक्यूल्स हुए। दीज आर इम्पॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक सेल में बहुत ज़रूरी कामों को बहुत ज़रूरी जो काम हैं उनको करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये बहुत पतली पतली ट्यूब्स जो होती हैं जिनके कवर होते हैं और छोटी छोटी शीट जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूबुल्स एंड राउंड और ऑबलोंग बैग्स, मतलब ये एक तरह से लंबी छोटी छोटी ट्यूब्स की तरह या फिर छोटे छोटे लंबे गोल बैग्स की तरह दिखते हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीन्स द एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही दिखता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसके 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह के हैं, पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। जो RER होता है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत खुरदुरा दिखता है बिकॉज इट्स पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस, क्योंकि जो इसमें कुछ कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम्स कहा जाता है और वो इसके तल तक जुड़े होते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये जो राइबोसोम्स होते हैं जो हर सेल में दिखते हैं, हर एक्टिव सेल में दिखते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन आर द सेंट टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, और इसके बाद जब ये प्रोटीन बन जाते हैं तो सेल के अलग अलग भागों में उनकी ज़रूरत के हिसाब से भेज दिए जाते हैं यूजिंग द ER, और इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करके भेजा जाता है। द SER दैट मीन्स द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स। जो SER होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है और लिपिड्स।
एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, और ये सेल के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो जो इनमें से जो कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं वो सेल की बाहरी दीवार बनाने का काम भी करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और इस प्रोसेस को मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, मतलब कुछ और जो प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स या हार्मोन्स का काम भी करते हैं। Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system। मतलब चाहे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हर सेल का अलग अलग दिखता है, परंतु फिर भी वो एक नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं जिसके द्वारा कि वो अपना काम करते हैं। Thus, one function of the ER is to serve the channels for the transport of material between the various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। तो मतलब यहाँ से हमने ये समझा कि जो हमारा ER है इसका सबसे बड़ा काम है उन रास्तों को बनाना जिसकी वजह से सेल के एक जगह से दूसरी जगह जो सामान है या मटेरियल है वो पहुंचता है। द ER ऑल्सो फंक्शंस एज द साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग द सरफेस। जो हमारा ये रेटिकुलम है ये एक ऐसा फ्रेमवर्क भी बनाता है जिसकी वजह से जो इट प्रोवाइड्स अ सरफेस it provides a surface for some biochemical activities of the cell। मतलब इसी की वजह से जो हमारा ये रेटिकुलम है इसी की वजह से जो सेल है उसमें कई बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी हो पाती हैं। इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो जिन्हें हम वर्टिब्रेट्स का नाम जिन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है उनके जो लिवर सेल्स होते हैं वहाँ SER मतलब जो स्मूथ एंडोप्लस रेटिकुलम है प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो ये जो एनिमल्स होते हैं वहाँ उनमें ये जो स्मूथ रेटिकुलम है ये वहाँ पे कई जो ड्रग्स हैं कई दवाइयाँ और जो कई पॉइजन्स होते हैं उनको उनके लिवर में ख़त्म करने का काम करता है। अब इसके बाद हमारे पास आता है गोल्गी एपरेटस। अब ये गोल्गी एपरेटस क्या है चलिए जानते हैं। The Golgi apparatus, first described by Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vessels arranged approximately parallel to each other in the stacks called cistern। अब ध्यान से सुनिए, गोल्गी अपरेटस का जो है ये सबसे पहले कैमिलो गोल्गी द्वारा बताया गया था। इसका मतलब है इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। ये एक तरह से बाउंड्री वाली जो नलियाँ हैं उनका एक सिस्टम है। अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर, जो तकरीबन एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इन द स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स, और ये ग्रुप्स में चलती हैं जिन्हें सिस्टम कहा जाता है। दीज मेम्ब्रेन्स ऑफन हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ ER। मतलब ये जो इनके जो कवर्स हैं या इनकी जो बाहर की बाउंड्री वॉल्स है उसका एंड ये जो हमने पहले पढ़ा रेटिकुलम उसके वॉल्स के साथ इनका डायरेक्ट कनेक्शन रहता है। एंड देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट अनदर पोर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, और इसकी वजह से ये एक कॉम्प्लेक्स या जटिल जिसे हम बोल सकते हैं सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ER इज़ पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स। मतलब वो मटेरियल या वो चीज़ें वो जिसे कि जो ER है वो अपने अंदर सिंथेसाइज करता है, मतलब उनका प्रोसेस करता है। जैसे प्रोटीन्स हमने पढ़ा कि वो बनाता है, तो जो प्रोटीन्स वो बनाता है उनको पैक किया जाता है और उन्हें अलग अलग जगह पे सेल के भेजा जाता है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी एपरेटस। और उन्हें इन्हीं नालियों के द्वारा या इन्हीं जो अरेंज्ड सिस्टम होता है इसके द्वारा न्यूक्लियस से सेल के अलग अलग भागों में भेजा जाता है। इट्स फंक्शंस ऑल्सो इंक्लूड द स्टोरेज
मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द वेसाइल्स। तो इसका जो काम है गोल्गी अपरेटस का, इसका काम जो है जितने भी प्रोटीन्स बनाए जाते हैं उनको अच्छे से पैक करना, उन्हें मॉडिफाई करना और उन्हें स्टोर करना भी इसी का काम है। इन सम केसेस द कॉम्प्लेक्स शुगर्स में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन द गोल्गी अपरेटस। तो कई बार गोल्गी अपरेटस में बॉडी जो सेल के न्यूक्लियस द्वारा बनाई गई कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं उनको सिंपल शुगर्स में भी बदला जाता है। गोल्गी अपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। तो यही जो गोल्गी अपरेटस है ये लाइजोसोम्स की को बनाने में भी इन्वॉल्व होता है या इसका योगदान रहता है। अब हमारे पास है, आइए जानते हैं लाइजोसोम्स क्या होते हैं। लाइजोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन द सेल। तो लाइजोसोम्स जो है वो एक तरह से सेल का वेस्ट निकालने वाला सिस्टम होता है। लाइजोसोम्स हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज द वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलिस। मतलब जो लाइजोसोम्स होते हैं वो एक तरह से सेल को साफ रखने का काम करते हैं। अगर कोई बाहरी पदार्थ आता है तो वो उसको हजम कर जाते हैं। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलिस बेकार हो जाते हैं वो उनको भी अपने अंदर सोख लेते हैं या जब्त कर लेते हैं। फॉरेन मटेरियल्स एंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज द ओल्ड ऑर्गेनेलिस एंड अप इन द लाइजोसोम्स। मतलब जैसे कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कोई बाहर की जो चीज़ होती है जो सेल के बीच में आती है, जैसे बैक्टीरिया हुआ या फिर कोई खाना हुआ या फिर जो पुरानी ऑर्गेनेलिस होते हैं वो सब लाइजोसोम्स में आकर बंद ख़त्म हो जाते हैं, विच ब्रेक देम इनटू अ स्मॉल पीसेस, जो कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइजोसोम्स जो होता है वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें जो है बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं विच आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि हर तरह के जो मटेरियल होता है उसको अपने अंदर लेकर गला पाते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, जो ये सेल को हज़म करने का जो तरीका है, अगर इसमें कहीं डिस्टर्बेंस हो जाए, कोई रुकावट आ जाए, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल्स गेट फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल्स गेट डैमेज, मतलब जैसे अगर कभी सेल जो है डैमेज हो जाए, लाइजोसोम्स में बर्स्ट, तो उसी समय जो लाइजोसोम्स